जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम प्रतिशत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हो या सीएचएसएल में या फिर सीपीओ वगैरह में, कोई भी एसएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम उसको करवा रहे हैं। ठीक है, ये सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 18 है ये। एक व्यक्ति की आय एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है। वह 80% खर्च कर देता है। जब उसकी आय 20% और बढ़ गई तो वह 5,000 रुपए अधिक खर्च कर देता है। तो तदनुसार वृद्धि के उपरांत उसकी बचत कितने परसेंट कर रहा है वो ये बताना है हमने। ठीक है, देखो हम मानेंगे उसकी आय टोटल कितनी है, 20,000 रुपए है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर उसकी आय मैं लिखूं यहां पे 20,000 रुपए, तो वो खर्च कितने कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 80%। ठीक है, यानी कितने, 16,000 रुपए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, अगर उसकी आय कितनी बढ़ गई, 20%। अगर उसकी आय में इजाफा हो जाता है ना, तो यहां अगर उसकी आय को मैं 20% बढ़ा दूं, तो दो 20,000 का 20% निकालो, कितना आ गया, 4,000। और 4,000 को मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरा आ गया, उसकी आय अब कितनी होगी, मैं यहां लिख देता हूं 4,000। ठीक है, 20% इसका 4,000। तो अब कितनी होगी उसकी आय, 24,000 रुपए हो जाती है। अब वो कह रहा है कि 5,000 रुपए अधिक खर्च कर देता हो, यानी पहले वो 16,000 रुपए खर्च करता था, अब 5,000 रुपए और ज्यादा खर्च कर देता है। तो 16 और 5 21, यानी अब वो कितने रुपए खर्च करता है, 21,000 रुपए खर्च करता है। उसने बचाए कितने हैं, अब देखो 3,000 रुपए क्या है, उसकी बचत है ये। ठीक है, ये बचत का प्रतिशत हमने बताना है। यानी उसने क्या किया है, 3,000 रुपए बचाए हैं। टोटल आमदनी कितनी होगी तो उसकी, जब 24,000 रुपए, तो इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 आठे 24। तो मैं कह सकता हूं 1/8। और 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 12 सही 1/2%। ये मैंने पार्ट 1 में फ्रैक्शन तोड़नी बता दी थी, फ्रैक्शन से हम प्रतिशत में कैसे लेके आएंगे। तो 1/8 कितना होता है, 12 से 1/2%। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार दोबारा देख लो, 20,000 रुपए इसकी आय थी, 80% खर्च कर दिया, यानी जो 16,000 रुपए खर्च किया। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी 20% 20,000 का 4,000 रुपए बढ़ा दी तो 24,000 होगी। तो उसका जो खर्च है ना, वो पहले जितना करता था 5,000 रुपए और ज्यादा करने लग जाएगा खर्च, यानी वो 21,000 रुपए खर्च करता है। 24,000 में से 21,000 खर्च घटा देंगे तो हमारा 3,000 रुपए क्या आ गया जी, हमारी बचत आ गई। और हमने बचत का ही प्रतिशत बताना था वृद्धि होने के उपरांत, यानी वृद्धि होने के उपरांत 24,000 उसकी आय है, 3,000 रुपए वो बचत कर रहा है, तो कितने परसेंट है, तो 1/8। और 1/8 क्या लिख सकते हैं हमें, 12 सही 1/2%। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना अगली, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट ने ग्रुप बना रखा हो ना स्टडी से रिलेटेड, सब में डाल दिया करो। ठीक है, शेयर जरूर करते रहा करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करवाता हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई। इसमें कह रहा है कि ए का 90% और बी का 30% क्या है, बराबर है। और बी इज इक्वल टू ए इंटू 2x%, तब x का मान हमने बताना है। ध्यान से समझो, सीजीएल 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखो ए का, मैथ की भाषा में का मतलब होता है गुणा। ए का 90% बराबर है बी का 30%। यहां से हम क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे और 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ क्या रह गया, ए गुणा 3 और बी गुणा 1। तो ए यही रखेंगे, बी को यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, नीचे चले जाएगा। यानी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू 3 है। अब उसमें पुट कर दो बस, दूसरी स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, बी इज इक्वल टू ए गुणा 2x प्रतिशत क्या होएगा। ठीक है, बी कितना है, 3 है,
ए कितना है, 1 है, गुणा में 2 गुणा में x परसेंट हटाने के लिए बटे 100। तो 100 को मैं इधर ले आऊंगा, ये 2 से काट दो इसको, कितना आ गया 50, और 50 को इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150। ठीक है, क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू 150, और हमने बतानी थी x का मान ज्ञात करें तो 150। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये बराबर रखने थे, a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू हमने पुट करनी थी, तो सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तो हमने बताना है कि उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमने दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमने बतानी है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एक संख्या का 30% और दूसरी संख्या के 40% को हम बराबर रख देंगे। दोस्तों कोशिश करा करो, कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट आती है ना, तो आप माइंड में ही क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया करो। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, एसएससी में जो सीपी होता है या फिर हमारा बैंक लेवल के कोई एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो है जो पूछा जाता है वो कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक में। और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा लॉजिक के आधार पर पूछे जाते हैं, जिसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, कम समय लगता है। और बैंक वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, वहां टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए आपको। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एक संख्या का 30% है, ए मानेंगे वो संख्या क्या थी, ए थी, इसका 30% यानी 30/100 इज इक्वल टू बी का 40% बराबर है। यहां से ये काट दो, 0 से 0 गई, यानी ए बटा बी क्या आ गया हमारा, 4/3 आ गया ना। 3 को नीचे लेके 4 को यहाँ ले आए, ठीक है, सॉरी 4 नहीं रखा, बी को नीचे ले आए और 3 को यहाँ लेके नीचे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बस हमने इसको इसको बराबर करना। देखो दोनों संख्याओं का योगफल का 25% 420 के बराबर है। ठीक है, यानी संख्याओं का रेशियो हमारे पास क्या है, 4:3 है। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याएं हैं, ए प्लस बी का योगफल का 25% क्या है, 420 है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, 25 से काट देंगे, इसके 25 चौका 100, 4 को इधर गुणा कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। यानी हम कह सकते हैं ए और बी जो संख्याएं थी ना, उन दोनों का योग एक्चुअल में क्या है, 1680 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी ए और बी क्या दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे ना तो 1680 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ हम रेशियो डिवाइड कर रहे हैं, ए 4 हिस्से हैं, बी 3 हिस्से हैं, दोनों मिलाकर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए रेशियो बी 4:3 में है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का जोड़ 1680 है, ए और बी हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 7 है, यानी 7 1680 है। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 0 240 गुना, तो संख्या हमने ज्ञात करनी है। छोटी संख्या कौन सी है, 3 वाली, 3 को मैं गुणा कितने से कर दूंगा, 240 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 24 48, सॉरी 0 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 720, 72। ठीक है, अब क्या करना है, अगर दूसरी संख्या वो पूछता ना तो इसको भी मैं क्या कर देता, 240 गुणा, ठीक है, 24 चौका 96, 960। यानी वो संख्याएं कौन सी थी, एक थी 960 थी, दूसरी थी 720। और हमने क्वेश्चन में क्या बताना था, छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 720। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये एमटीएस में पूछा गया था 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सीजीएल 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
पहले मैं कंसेप्ट वाइज जो मैंने पार्ट बनाए थे वीडियो में, प्रतिशत के परसेंटेज ये मैं ये करवा चुका हूँ लास्ट पार्ट में। अब देखें 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने 60 प्रश्नों में से 75% के करेक्ट आंसर लिख दिए, सही उत्तर लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है उस छात्रा को पूरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं? 80% सही उत्तर देने के लिए। सही उत्तर कितनों के देने हैं? 80% के देने के लिए जो शेष प्रश्न बच गए ना हमारे, टोटल कितने थे? 80 थे, 60 में से तो वो दे चुकी है 75% का सही आंसर। जो बाकी 40%, सॉरी 60 में से जो बाकी 20% बच गए ना, उनका कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, हमने ये बताना है स्टेटमेंट में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसको एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, जो मैं मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये प्रतिशत में पूछे जाते हैं और उसमें भी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है, 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिख दिए। हम यहां लिखेंगे 75 प्रश्नों के आंसर दिए उसने, कितने प्रश्नों में से? 60 में से। यहां लिख लो 60 क्वेश्चन। ठीक है, अब टोटल कितने देने हैं? उसने सही उत्तर टोटल परीक्षा में 80% सही उत्तर देने हैं, यानी हम यहां लिखेंगे 80%। ठीक है, यानी अब जो बच गए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बच गए, उन 20 क्वेश्चन में कितने परसेंट देने होंगे उसे, वो देखो। अब यहाँ हमने बताना है कि यहाँ कितने परसेंट रहा है, बाकी जो 20 बच गए ना, इसमें से कितने परसेंट उत्तर सही देने पड़ेंगे उसने। देखो एलिगेशन में ये नियम होता है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कम, इससे ज्यादा, इसमें से घटा के कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? 80 में से 75 घटाओ, कितना आ गया? 5। अब यहां जो होगा ना x%, यहां पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है, वो ज्यादा क्या मिलेगी हमें यहां से पता चल जाएगा। इसका रेशो में काट लेंगे इसको, 20 से करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60, यानी जो अंक रह गए ना हमारे, वो 3:1 में थे। ठीक है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, यानी 5 गुणा, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी मैं अगर 5 गुणा कर दूं तो यहाँ क्या आएगा? 15। और यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, यानी यहां से घटने के बाद 80 फिर 15 आया है, तो यहाँ कितना होगा? 95%। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। हमने बताना था जो उसमें 20 क्वेश्चन बच गए ना, उसमें से उसने 95% सही उत्तर देने होंगे, तब जाकर टोटल परीक्षा में उसको 80% उत्तर सही मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा से फिर देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने 60 में से, यानी इन 60 अंकों में से 75% तो सही कर दिए, उत्तर लिख दिए। अब बच गए 20, इसमें से कितने प्रतिशत उत्तर सही लिखने पड़ेंगे कि टोटल परीक्षा में से कितने हो जाए उसके ठीक ठीक 80% क्वेश्चन वो सही कर दे। ठीक है, तो देखो 75% में था, इसमें से 80 में से 75 का यहाँ कितना बच गया? 5। हमने 60 और 20 में क्वेश्चन डिवाइड कर लिया था, रेशियो टोटल 80 क्वेश्चन थे, 60 में से तो दे दिए उसने। अब 20 में से बताओ कितने परसेंट सही देने होंगे, तो इसका रेशियो 1:3 आ गया। अब देखो 80 में से 75 गए, यहाँ पर 5% आया था, यानी रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? ये 5 ज्यादा है, तो इसको भी मैं 3 को भी 5 से कर दूंगा तो 5 3 15। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, सीधा सीधा इसमें से घटा के ये आना चाहिए था, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या था? 95%। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें क्या कहा गया है कि 1000 रुपए पर 40% की छूट दे देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1000 रुपए पर ही अगर वो 30% की और 10% की अलग अलग दो छूटें और दे दे, तो बताओ 40% की छूट है और ये दोनों इकट्ठी दो दो जो छूट दी गई है सक्सेसिव डिस्काउंट है, इन दोनों छूटों के
में अंतर कितने उसका आएगा, रुपए का आएगा, ठीक है, वो बताना है हमने। क्या अंतर रहेगा, एक तो 40% छूट है और बाकी दोनों छूट मिलाकर है, तो हमने बताना है डिस्काउंट। देखो देखो रुपये है हमारे 1000, एक डिस्काउंट दिया उसने 40% का, एक इसी पर अमाउंट पर डिस्काउंट दिया उसने 30% और 10% का। हमने इन दोनों में अंतर बताना है, कितने रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो ना, तो हम इन दोनों के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट निकाल लेते थे, जिसको हम एकल छूट बोलते हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे। 30% का मतलब क्या है, 3/10, और 10% का मतलब क्या है, 1/10। यानी 10 रुपए की चीज 3 की छूट दे दी, 3 डिस्काउंट दे दिया तो 7 में बेच दी। 10 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट 9 में बेच दी, गुणा कर दो 100 रुपए और ये आ गया 63 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की चीज 63 में बेच दी, यानी कितने रुपए की, 37 रुपए की, जो है ना 37 रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितने पर, 100 पर। तो मैं कह सकता हूं कि 37% डिस्काउंट आ गया। अब देखो यहां पर 40% दे रहा है पहली बार, अब दोनों को डिस्काउंट मिलाकर है 30 और 10 को मिलाकर एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैंने निकाल लिया, 37% हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 37%, या नीचे लिख देता हूं, सॉरी। देखो एक तो छूट दे रखी है डिस्काउंट 40%, अब इन दोनों को मिला के आया 37%। दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का आया है, 3% का। अगर वो प्रतिशत में डिफरेंस पूछा है तो 3% का डिस्काउंट, रुपए में पूछा है तो 1000 रुपए का 3% निकाल देंगे, कितने रुपए का, 30 रुपए का। ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। रुपए में पूछे तो 30 रुपए का डिफरेंस है, और परसेंटेज में पूछे तो 3% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल 2011 में और एमटीएस 2011 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सीजीएल में सीधा सीधा पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो इसमें लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि x का 8% और y का 4% दोनों बराबर है, ठीक है। तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, हमने ये बात बतानी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, एसएससी या सीजीएल में लगा लो या किसी भी उसमें लगा लो, जो सीधे सीधे ऑप्शन से ही करने में सबसे बेहतर विकल्प होता है। इसके अलावा हम अगर उसको मैनुअल ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया है, एसएससी जितने क्वेश्चन पूछता है तकरीबन तकरीबन लॉजिक पर आधारित होते हैं वो, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं होती उनमें। अब देखो x का 8% y के 4% के समान है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो ये 8 है ना, x ये कितना है 8% और y का 4%, यानी इसका आधा है ये बात ठीक है ना। यानी x का अगर 8% और y का 4% के बराबर है, यानी y से कितने ये दो गुना है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि x का जो 8% है ना और y का 4% इससे आधा है, x से आधा है y का जो भी मान है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में वो उठाएंगे, x का 20% होगा, मतलब x का 20% y के कितने के होगा, इससे आधा हो जाएगा, यानी y का 10%। यहाँ 8% था, यहाँ y का 4% है, यानी कितना आधा है। तो मैं क्वेश्चन में क्या उठा लूंगा, x का 20% किसके बराबर हो जाएगा, y के 10% के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। x का 8% यानी y के 4% आधे के बराबर है, तो x का 20% y के आधे के बराबर हो जाएगा, यानी y का 10% के समान हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा, y का 10% के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने परसेंट है। सीजीएल 2000 में और 2008 में पूछा गया था, दो बार क्वेश्चन आ लिया ये। देखो
1 घंटा 45 मिनट है। या तो इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लो या इसको घंटों में कर लो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 गुणा में 60 इतने मिनट आ जाएंगी। और इसको भी मिनटों में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कितना, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 45 मिनट, कह सकता हूं मैं 105 मिनट। ठीक है। अब हमने कहना है ये बताना है कि ये जो 105 मिनट है ना, ये पूरे दिन का कितने परसेंट है? पूरा दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। और गुणा में 60 कर लूंगा तो ये मिनट होगी। अब ये भी मिनट होगी, ऊपर भी मिनट होगी, और गुणा में मैं क्या करूंगा? परसेंटेज में बताना हमने कितने परसेंट है, तो गुणा में 100 कर लेंगे। ठीक है। पूरे दिन का बताना था तो ये पॉइंट टाइम आ जाएगा हमारा कितना? 7.291% है। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। क्या किया मैंने? 1 घंटे में 60 मिनट और ये 45 मिनट दोनों जोड़ दिए, 105 मिनट होगी। 105 मिनट पूरे दिन का कितने परसेंट है? पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणा में मैंने 60 कर दिया मिनटों के लिए, तो इतने मिनट आ गई। तो गुणा में ऊपर परसेंटेज के लिए क्या कर दिया? 100 कर दिया, तो 7.291। अब इस क्वेश्चन को आपने करके नहीं देखना, एग्जाम में याद रखना है। 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितने परसेंट होता है? 7.291%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखो। किसी आयत की लंबाई है ना 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो बताना है कि उसके आयत के क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा। देखो सीजीएल में 2000 में पूछा गया, 2001 में, 4 में, 8 में, सीजीएल के 2000, सीएचएसएल में 2010 में पूछा गया। 5 साल ऐसे क्वेश्चन लगातार ऐसा ही सेम सेम टाइप का न्यू का आ रहा है। देखो इसमें क्या है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं जो सीधे सीधे एसएससी में पूछे गए थे। ये हमारे ऑप्शन थे जो कि तो लिख दिए मैंने। ठीक है। 5% की वृद्धि, 5% की कमी, अपरिवर्तित और 10% की वृद्धि। ठीक है। अब देखो कैसे बताया था मैंने, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि। 25% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ लूंगा बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। अगर लंबाई उसकी आयत की 4 है तो 1 बढ़ जाती है, अब कितनी होगी? 5। अब देख चौड़ाई कितनी है? 20%, घट जाती है 20% का मतलब 20 पंजे 100, यानी 1/5। यानी अगर चौड़ाई उसकी 5 थी तो 1 कम होगी, कितनी होगी? 4। ये आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे कटते हो ना तो काट दिया करो। क्या आ गया? 0। तो मैं कर कह सकता हूं क्या उसमें क्षेत्रफल में क्या पड़ेगा डिफरेंस? 0%, यानी मैं कह सकता हूं कोई डिफरेंस नहीं रहे इसमें, अपरिवर्तित। और एक बात और, जब 4 ऑप्शन टाइप ऐसे आते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको अलग ही दिख जाएगा। अगर ये दे रखा है तो कुछ बात है। ठीक है। अपरिवर्तित। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, तो इस टाइप का जो यूनिक टाइप का अनोखा सा ये लगे ना कि ये इस ऑप्शन दे रखा है, लगा दिया करो। अब देखो इसमें मैंने निकाल कर दिखाई दिया आपको। ठीक है। आयत की लंबाई 25% बढ़ा दे, 20% घटा दे चौड़ाई को, तो क्या परिवर्तन आएगा? तो 0% का, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, यानी 40% में पास हो जाता है। तो एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमने बताना है कि परीक्षा में कुल अंक क्या थे। देखो कोई दिक्कत नहीं, साधारण सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 40% में पास हो जाता है वो। ठीक है। ये बात ठीक है, 40% में पास हो जाता है वो, और उसको अंक कितने मिले हैं? 220 अंक मिले हैं, और वो 20 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 220 में अगर 20 अंक जोड़ दूं तो कुल 40% कितने में आ जाएंगे? 240 अंक आ जाएंगे। यानी उसने 240 अंक लेने थे, तब 40% आ जाते और पास हो जाता। 220 अंक लिए और 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो अगर मैं ये 20 अंक इसमें जोड़ देता हूं तो 240 अंक, अब वो पास हो गया।
यानी 40% की वैल्यू कितने अंकों के बराबर है? 240 अंकों की। 1% की वैल्यू बटे 40 और 100% की वैल्यू कुल अंक बताने के लिए गुणा में 100, 0 से 0, ठीक है, 4 से काट दो, 4 6 24, 0। तो मैं कह सकता हूं उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे, यानी 600 अंकों की वो परीक्षा थी। ठीक है, कुल कितने अंकों की परीक्षा थी वो? 600 अंकों की, यानी 220 अंक प्राप्त करता है ना, तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैंने इसमें 20 जोड़ दिए, यानी 240 वो पास कर दिया हमने। ठीक है, और पास अंक कितने हैं? 40%, तो 40% के बराबर रख दिए 240, और 1% बटे 40 और 100% की 600 अंक टोटल। ठीक है, ऐसे ऐसे में कई बार पूछा गया दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये मैं पहले पार्ट में करवा चुका हूं। ठीक है, कंसेप्ट वाइज जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा देखो। ये पूछा गया है सीजीएल में 2000 में, 2002 में, 2008 में, ऐसे आता रहता है, 3 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 70% हिंदी में फेल हुए, और दोनों विषयों में 40% दोनों फेल हो जाते हैं दोनों विषयों में। तो बताना है कि कुल पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात करें, कितने परसेंट बच्चे दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कैसे, इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता आ जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे के सारे उसमें इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल और दोनों में फेल माकड़ा रखेंगे तो दोनों में पास का आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर विद्यार्थी 100% है, ठीक है, माइनस 60% छात्र इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, प्लस 70% हिंदी में, माइनस 40% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में सीधा सीधा पास आ जाएगा। 100 माइनस इनको जोड़ दो, कितना आ गया, 130 माइनस 40, ठीक है, यानी 100 माइनस 130 से 140 घटाओ, कितने बच गए, 90, और कितना आ गया हमारा, 10%। ठीक है, दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहां पर हमने क्या रखना पड़ेगा, ये भी फेल है 60%, ये दूसरे विषय में ये भी फेल है, दोनों में फेल यहाँ पर रखेंगे। अगर कह देता 60% पास हो रहे हैं, 70% इस विषय में पास हो रहे हैं, 40% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, तो ये जो फार्मूला है ना, ये 10% आते क्या आते, फेल आ जाते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अगला टाइप देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक विद्यार्थी है ना 30% अंक प्राप्त करता है किसी परीक्षा में और 6 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो जितने में वो पास हो रहा था ना, उससे भी 6 अंक वो ज्यादा ले आता है। तो हमने बताना है कि परीक्षा कितने अंकों की थी टोटल। ठीक है, मैं इसको पार्ट अपने जो मैंने कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करवाए थे ना परसेंटेज के, तो उनमें मैं आपको ये बात बता चुका हूं। ठीक है, आज हम यहाँ से सीधे शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। कैसे, देखो 30% अंक लाता है ना, तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। जब 40% अंक लेके आता है तो 6 जितने भी वो पास हो रहा था उससे भी ज्यादा ले आता है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे हम, कितना है इसका डिफरेंस, 10। यहाँ मैं लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस लिख दिया, DIFF। 30 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया, 10%, और इन अंकों को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया, 12। सीधे सीधे मैं कह सकता हूं 10% अंक 12 के बराबर हैं, 1% अंक 12/10 के बराबर होंगे, और 100% अंक गुणा में 100, 0 से 0 मैं कह सकता हूं 120। यानी टोटल कितने हो गए, कुल अंक हमने ज्ञात करने थे, कुल अंक कितने हैं, 120। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए मैं इतना ही, बाकी अगली क्लास में कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है नया या जुड़ने वाले हैं, ठीक है, तो जितने भी हैं अपने ग्रुप बना रखे हो ना स्टडी के, उसमें शेयर करते रहा करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद साथियों।